नमस्कार, ग्लोबल लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम 1857 के महाविद्रोह से पहले के उन 100 सालों के इतिहास को टटोलेंगे जब पूरे भारत में अलग अलग कोनों में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जन विद्रोह की चिंगारियां लगातार सुलग रही थीं। ये कहानी है उस शुरुआती प्रतिरोध की जिसने आने वाले आज़ादी के आंदोलन की नींव रखी थी। तो सवाल ये है कि इतने सारे विद्रोह हुए क्यों? इनकी जड़ को हम इस एक चार्ट से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। असल में ब्रिटिश शासन की 3 मुख्य नीतियां थी जिन्होंने इस व्यापक असंतोष को जन्म दिया। पहली, उनकी जमीन से जुड़ी नीतियां, मतलब भू राजस्व, जिसने जमींदारों को उनकी ही जमीनों से बेदखल कर दिया। दूसरी, भारतीय उद्योगों को तबाह करना, जिससे किसानों पर टैक्स का बोझ इतना बढ़ गया कि वो उसे सह ही नहीं सकते थे। और तीसरी, लोगों के धार्मिक मामलों में दखलंदाजी, जिसने समाज के पुराने ताने बाने को ही तोड़ दिया। इन सब का मिला जुला नतीजा क्या हुआ? यही कि जिन शासकों को गद्दी से हटा दिया गया था, जो जमींदार अपनी जमीनें खो चुके थे और जो स्थानीय नेता थे, उन सब ने हथियार उठा लिए और इन सशस्त्र नागरिक विद्रोहों की अगुवाई की। तो चलिए अब एक एक करके विद्रोह की उन ज्वालाओं को देखते हैं। हमारी ये पड़ताल शुरू होती है बंगाल और पूर्वी भारत से, जहां प्रतिरोध की पहली चिंगारियां सबसे पहले और सबसे जोर से भड़कीं। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल के मशहूर सन्यासी विद्रोह की। इसके मुख्य नेता थे मजनूम शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। अब विद्रोह की वजहें क्या थी? बहुत सीधी वजह थी। 1770 का वो भयानक अकाल जिसने बंगाल को उजाड़ दिया था, अंग्रेजों का लगाया गया भारी भरकम लगान, और तो और तीर्थ यात्रा पर भी टैक्स लगा दिया गया। इस विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम सन्यासियों ने एक साथ मिलकर ब्रिटिश फैक्ट्रियों और उनके खजानों पर हमले किए। वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। इस विद्रोह का असर इतना गहरा था कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने अमर उपन्यास आनंद मठ और देवी चौधरानी इसी घटना पर लिखे। और हाँ, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी तो आनंद मठ से ही लिया गया है। खैर, एक लंबे सैनिक अभियान के बाद 1800 तक अंग्रेजों ने इस विद्रोह को पूरी तरह से कुचल दिया। पूर्वी भारत में प्रतिरोध की आग कई और जगहों पर भी फैली। मिदनापुर में अंग्रेजों की नई टैक्स व्यवस्था ने रातों रात हजारों जमींदारों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया। नतीजा, दामोदर सिंह और जगन्नाथ धल के नेतृत्व में विद्रोह भड़क उठा। वहीं असम में मुआमारिया विद्रोह ने अहोम साम्राज्य को इतना कमजोर कर दिया कि उन्हें अंग्रेजों से मदद लेनी पड़ी, जो आगे चलकर बहुत ही घातक साबित हुआ। इसी तरह अवध और गोरखपुर में भी ब्रिटिश अधिकारियों के जुल्म विद्रोह का कारण बने। 1799 में हटाए गए नवाब वजीर अली खान ने बनारस में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर दिया, जिसे बनारस जनसंहार भी कहा जाता है। ये सब दिखाता है कि गुस्सा समाज के हर तबके में था। अब हम पूरब से दक्षिण भारत की ओर चलते हैं, जहां विद्रोह की आग और भी तेजी से फैली। यहां पर प्रतिरोध की कमान अक्सर उन पुराने राजाओं ने संभाली जो ब्रिटिश विस्तार के खिलाफ अपनी सत्ता और अपना सम्मान बचाने के लिए लड़ रहे थे। यहां 2 बड़े उदाहरण देखते हैं। पहला, 1794 में विजयनगरम के राजा का विद्रोह। हुआ ये कि कंपनी ने राजा आनंद गजपति राजू से 3 लाख रुपए की एक बेतुकी मांग की और उनकी सेना को भंग करने को कहा। राजा ने साफ इनकार कर दिया और पद्मनाभम की लड़ाई में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। दूसरा बड़ा विद्रोह केरल वर्मा पजहस्सी राजा का था, जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए केरल का शेर भी कहा जाता है। उन्होंने अंग्रेजों के भारी टैक्स के खिलाफ किसानों और नायरों को साथ लेकर आर्थर वेलेस्ली की सेना से एक लंबा गुरिल्ला युद्ध लड़ा। 1805 में एक मुठभेड़ में उनकी मृत्यु के साथ ये विद्रोह भी समाप्त हो गया। तमिलनाडु का पॉलीगर विद्रोह एक और बहुत बड़ा और संगठित संघर्ष था। इसके नायक थे वीर पांड्या कट्टुबोमन। जब अंग्रेजों ने पॉलीगारों यानी स्थानीय सरदारों से लगान वसूलने का अधिकार छीनने की कोशिश की, तो कट्टुबोमन ने इसका सीधा विरोध किया। अंग्रेजों ने उन्हें धोखे से पकड़ लिया और लोगों में डर पैदा करने के इरादे से उन्हें सबके सामने फांसी पर लटका दिया। लेकिन ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। उनके भाई उमाथुरई ने इस विद्रोह को आगे बढ़ाया, जिसे अंग्रेजों ने बहुत ही क्रूरता से कुचला। ये विद्रोह ब्रिटिश दमन का एक जीता जागता उदाहरण है। त्रावणकोर में दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह वेलेस्ली की सहायक संधि का सीधा नतीजा था। ये एक ऐसी संधि थी जो भारतीय राज्यों की आज़ादी छीनकर उन्हें ब्रिटिश नियंत्रण में ले आती थी।
इस संधि की वजह से त्रावणकोर पर बहुत भारी कर्ज चढ़ गया। जब वेलुथम्पी ने इसका विरोध किया तो उन्होंने अपनी मशहूर कुंडारा उद्घोषणा जारी की। ये एक तरह से खुला ऐलाने जंग था, लोगों से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए हथियार उठाने की अपील थी। जब ब्रिटिश सेना ने उन्हें घेर लिया तो पकड़े जाने के अपमान से बचने के लिए 1809 में वेलुथम्पी ने आत्महत्या कर ली। विद्रोह की ये आग सिर्फ पूर्व और दक्षिण तक ही नहीं रुकी। जैसे जैसे ब्रिटिश असर मध्य, पश्चिम और उत्तरी भारत में फैला, असंतोष की लहरें इन इलाकों में भी उठने लगीं। मध्य भारत में बुंदेलखंड के सरदारों ने, जिनमें गोपाल सिंह सबसे आगे थे, अंग्रेजों की सत्ता को मानने से ही इनकार कर दिया और कई सालों तक गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। अब पश्चिम की ओर चलते हैं, कच्छ में। यहाँ एक अलग तरह का विद्रोह चल रहा था। अंग्रेजों ने राजा भारमल द्वितीय को गद्दी से हटा दिया, जिसके खिलाफ स्थानीय सरदारों ने बगावत कर दी। ये लड़ाई लगभग 16 साल तक चली, जिसे आखिरकार अंग्रेजों ने अपनी फौजी ताकत से दबा दिया। अब जरा दो ऐसे विद्रोहों की तुलना करते हैं जो लगभग एक ही समय पर हुए। 1816 में बरेली में मुफ्ती मोहम्मद एवाज के नेतृत्व में विद्रोह का कारण था एक नया पुलिस टैक्स। जब इसे जबरदस्ती वसूला जाने लगा तो हिंसा भड़क उठी। वहीं 1817 में हाथरस के ताल्लुकदार दयाराम ने अंग्रेजों की बढ़ती राजस्व की मांग के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने 15 दिनों तक अपने किले की हिफाजत की। ये दोनों विद्रोह दिखाते हैं कि कैसे ब्रिटिश आर्थिक नीतियां सीधे सीधे टकराव को जन्म दे रही थीं और अंग्रेज उसे कुचलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। ओडिशा का पाइका विद्रोह एक बहुत ही अहम सशस्त्र विद्रोह था। पाइका कौन थे? वो ओडिशा के पारंपरिक सैनिक थे, जिन्हें अपनी सैन्य सेवा के बदले में टैक्स फ्री जमीनें मिलती थीं। अंग्रेजों ने उनकी ये जमीनें छीन ली, नमक की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी और लगान भी चांदी के सिक्कों में मांगने लगे। बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में पाइकाओं ने विद्रोह कर दिया, सरकारी इमारतों में आग लगा दी और पुरी पर कब्जा कर लिया। कई सालों के संघर्ष के बाद जब जगबंधु को पेंशन देने का वादा किया गया, तब जाकर 1825 में उन्होंने आत्मसमर्पण किया। विद्रोह की कहानी लगभग हर जगह एक जैसी ही थी। गुजरात में बघेरा सरदारों ने बहुत ज्यादा टैक्स के खिलाफ आवाज उठाई और ये संघर्ष एक शांति संधि के साथ खत्म हुआ। वहीं दूर पूर्व में असम के अहोम लोगों का गुस्सा इस बात पर था कि अंग्रेजों ने बर्मा युद्ध के बाद असम छोड़ने का अपना वादा नहीं निभाया। गोमधर कंवर के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी रणनीति बदली और राज्य का एक हिस्सा एक स्थानीय महाराजा को सौंपकर मामले को शांत किया। ये असंतोष शासकों से लेकर सैनिकों तक हर जगह फैला हुआ था। कर्नाटक में कित्तूर की महारानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के उत्तराधिकार नीति के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। वहीं पश्चिमी घाट में जब मराठा किलों को भंग किया गया तो हजारों सैनिक, कोली और गडकरी बेरोजगार हो गए। जब उनकी जमीनें भी छीन ली गईं तो उन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए विद्रोह कर दिया। ये दिखाता है कि ब्रिटिश नीतियां समाज के हर वर्ग पर किस तरह असर डाल रही थीं। ओडिशा का संबलपुर विद्रोह इस दौर के सबसे लंबे चलने वाले संघर्षों में से एक था। इसका नेतृत्व सुरेंद्र साई ने किया। इसकी मुख्य वजह थी अंग्रेजों का उत्तराधिकार के मामले में बार बार दखल देना। सुरेंद्र साई ने लगभग 30 सालों तक गुरिल्ला युद्ध जारी रखा और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये विद्रोह 1857 की क्रांति के समय अपने चरम पर पहुंच गया था, जो इन छोटे छोटे विद्रोहों और उस महाविद्रोह के बीच की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी को दिखाता है। अब तक हमने अलग अलग विद्रोहों को एक एक करके देखा। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और विश्लेषण करते हैं। इन सभी विद्रोहों में क्या बातें एक जैसी थीं और अंग्रेज इन्हें कुचलने के लिए क्या तरीके अपनाते थे, इसे समझते हैं। ये तालिका इन विद्रोहों को 3 श्रेणियों में बांटती है। पहली श्रेणी है अपदस्थ शासकों का विद्रोह, जिनका मकसद अपनी खोई हुई सत्ता वापस पाना था। दूसरी श्रेणी है जमींदारों और किसानों का विद्रोह, जो मुख्य रूप से भारी टैक्स के खिलाफ था। और तीसरी धार्मिक राजनीतिक आंदोलन, जो धर्म की रक्षा के नाम पर शुरू हुए और फिर पूरी राजनीतिक आज़ादी की मांग तक पहुंच गए। और यही सबसे ज़रूरी बात है, भले ये विद्रोह अलग अलग वजहों से अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग जगहों पर लड़े गए, लेकिन इन सब का दुश्मन एक ही था, विदेशी सत्ता का बढ़ता आर्थिक और राजनीतिक शोषण। 2 प्रमुख धार्मिक राजनीतिक आंदोलनों को समझना बहुत जरूरी है। पहला, वहाबी आंदोलन, जो सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में इस्लाम में सुधार के लिए शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही अंग्रेजों के खिलाफ एक राजनीतिक लड़ाई में बदल गया। दूसरा, कूका आंदोलन, जो सिख धर्म में सुधार के लिए शुरू हुआ था।
इस आंदोलन ने ब्रिटिश कानूनों, शिक्षा और उनके सामान का बहिष्कार किया और स्वदेशी पर जोर दिया। ये एक ऐसी रणनीति थी जो बाद में स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा बनी। तो अंग्रेज इन विद्रोहों को दबाते कैसे थे? उनके पास एक 4 चरणीय रणनीति थी, एक तरह का प्लेबुक। पहला, अत्यधिक क्रूरता, नेताओं को सरेआम फांसी देना, जैसे कट्टोबोम्मन के साथ हुआ, ताकि लोगों में डर पैदा हो। दूसरा, संधि और पेंशन, जब लड़ाई लंबी खिंच जाए तो नेताओं को पेंशन देकर शांत कर देना, जैसा जगबंधु के साथ हुआ। तीसरा, कूटनीति और विश्वासघात, यानी स्थानीय राजाओं की मदद से नेताओं को पकड़ना। और चौथा, न्यायिक हथियार, वहाबियों जैसे वैचारिक आंदोलनों को कुचलने के लिए राजद्रोह के मुकदमे चलाना। ये टाइमलाइन 1757 से 1857 तक की कहानी को एक साथ पिरोती है। ये दिखाती है कि कैसे ये छोटी छोटी चिंगारियां लगातार सुलगती रहीं और आखिरकार 1857 की उस महाज्वाला में बदल गईं जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। ये विद्रोह अलग थलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि प्रतिरोध की एक लगातार चलती हुई श्रृंखला थी। तो हम इन 100 सालों के संघर्ष से क्या सीखते हैं? पहली बात, ये एक साफ चेतावनी थी कि कंपनी का शासन भारतीय समाज के हर वर्ग के लिए अब असहनीय हो चुका है। दूसरी बात, इन विद्रोहों की एक सीमा थी। ये स्थानीय थे और बिखरे हुए थे, इसलिए अंग्रेज इन्हें कुचलने में सफल रहे। लेकिन तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्होंने प्रतिरोध की एक ऐसी मजबूत परंपरा स्थापित की जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी। कट्टबोम्मन, वेलुथम्पी और चन्नम्मा जैसे नेताओं ने अपने बलिदान से जो मशाल जलाई, उसी ने 1857 के महाविद्रोह का रास्ता रोशन किया। ये केवल छिटपुट घटनाएं नहीं थीं, बल्कि एक राष्ट्र के जन्म की पीड़ा थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।